नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एनईपी 2020 के जो क्वेश्चन आपके रीट एग्ज़ाम में या आरपीएससी में या जो भी आगामी एग्ज़ाम होंगे उनमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो या मैक्सिमम क्वेश्चन राइट हो, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनईपी 2020 के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लेफ्ट मत होइएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो भारत की कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। तो ये जो हमारा उत्तर है ये हो जाएगा तीसरी शिक्षा नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत की पहली शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो भारत की पहली शिक्षा नीति जो है दोस्तों वो लागू की गई थी 1968 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 1986 में शिक्षा नीति में 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन किस वर्ष किया गया। तो 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन 1992 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो इसके जो ऑप्शन है, यशपाल समिति, टी आर सुब्रमण्यम समिति, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति और कोठारी आयोग। तो दोस्तों, ये कोठारी आयोग और यशपाल समिति तो आपने पढ़ा होगा। ये जो हैं एक बार अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये जो है कोठारी आयोग और यशपाल समिति और सुब्रमण्यम समिति, ये एनईपी 2020 के नहीं होकर देखो, कोठारी आयोग 1952-53 में आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है हमारा वो है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति जो थी एनईपी 2020 के लिए ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी। कौन से वर्ष इन्होंने एनईपी बनाकर गवर्नमेंट को प्रस्तुत कर दी थी। तो इसका जो उत्तर है वो है 2019 को इन्होंने प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। के कस्तूरीरंगन समिति से पहले 2016 में किस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। भाई देखो, ये जो समिति है ना, इससे पहले भी एक समिति और बनाई गई थी जो कि सुब्रमण्यम समिति थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सुब्रमण्यम समिति इसका उत्तर हो जाएगा। 2016 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दोस्तों, ये जो वीडियो हमने बनाई है ये हमने बनाई है क्वेश्चन और उसके आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, ना कि किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो आपको ऐसा लगे कि भाई ये जो क्वेश्चन है इनका डायरेक्ट सर उत्तर बता रहे हैं और इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा है दोस्तों। हम जो है एक बार जैसे कि अभी करंट डिमांड है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सीरीज़ लेकर हम हर टॉपिक पे लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। और इसके जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होगा हमारा हर टॉपिक पे, वो भी आपको आगे हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसके अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अभी जो हमारा मेन टारगेट है कि बच्चे, क्योंकि लगभग जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी लगभग होने आ गई है, वो अच्छी प्रिपरेशन होने आ गई है। तो उनको क्या है, क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो उनके एग्ज़ाम में काम आए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स के पर्पज़ के हिसाब से और ये क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं एमसीक्यूज़ की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एनईपी 2020 को कैबिनेट द्वारा कब अप्रूवल मिला। तो ये जो अप्रूवल मिला था वो मिला था 29 जुलाई 2020 को। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार एनईपी 2020 के प्रावधानों को कब से कंप्लीट लागू किया गया। तो कंप्लीट लागू किया जाएगा, ये उन्होंने कहा था 26 जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एनईपी 2020 को समझने में कौन सा पुराना दस्तावेज सहायक होता है। तो इसको समझने के लिए हमें एनसीएफ 2005 को, जिसको जो भी इसकी रूपरेखा है, जो भी एनसीएफ 2005 कहता है उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये उसके लिए बहुत ही हेल्पिंग है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो एनईपी 2020 में कुल कितने भाग हैं। तो एनईपी 2020 के कुल टोटल जो है वो 4 भाग हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है
सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एनईपी 2020 के पहले भाग स्कूल शिक्षा में कुल कितने अध्याय हैं? तो जो इसका फर्स्ट भाग है जो है स्कूल शिक्षा, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 11 क्वेश्चन। एनईपी 2020 के पहले भाग स्कूल शिक्षा में कुल कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों ये जो है इसका पहले वाला क्वेश्चन मैंने देखा होगा 10वां क्वेश्चन। एनईपी 2020 के कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है स्कूल शिक्षा, दूसरा भाग है हायर एजुकेशन, पहला भाग है स्कूल एजुकेशन, दूसरा भाग जो है हमारा हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा, तीसरा है अदर की एरियाज ऑफ फोकस, और चौथा है मेकिंग इट हैपन मतलब जो क्या कहा गया है सॉरी इम्प्लीमेंटेशन फंडिंग वगैरह जो आएगा वो 4th पार्ट में आएगा। तो दोस्तों जो है फर्स्ट पार्ट जो है जिसको अपन कह रहे हैं स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा, इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो इसके जो सेक्शन हैं इसके 8 अध्याय हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं एनईपी 2020 का शैक्षणिक ढांचा क्या है। तो इसका जो उत्तर है हमारा 5+3+3+4, आपको बिल्कुल अच्छे से अब तो ध्यान होगा। जो पुराना 10+2 का सिस्टम है उसको रिप्लेस कर रहा है ये 5+3+3+4, ठीक है दोस्तों। और ये एज कवर करेगा 3 से 18, 3 साल से 18 साल के बच्चों की एज कवर करेगा। और ठीक है दोस्तों, इसमें जो स्टेज होंगी वो जैसे कि फंडामेंटल स्टेज होगी तो उसमें 3 से 8 साल के बच्चे आ जाएंगे, प्रिपरेटरी स्टेज होगी उसमें 8 से 11 साल के बच्चे आ जाएंगे, मिडिल स्टेज होगी उसमें 11 से 14 साल के बच्चे आ जाएंगे, और सेकेंडरी स्टेज जो होगी उसमें 14 से 18 साल तक के बच्चे आएंगे। इस प्रकार से ये रहेगा। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13वां है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 5+3+3+4 ढांचे में 5 वर्ष कौन से चरण को दिखा रहा है? तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा 5 वर्ष तो दिखा रहा है वो फाउंडेशन स्टेज को दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष जो कि है मैं 3 वर्ष की कक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? तो स्टार्टिंग के जो 3 वर्ष होंगे वो होंगे पूर्व आंगनवाड़ी नर्सरी में, जिसको ECCEB कह रहे हैं आजकल, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ECCE का एक कोर्स भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों, NTT भी होता है। उस प्रकार से पूर्व आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी से नहीं, पूर्व आंगनवाड़ी जिसको बालवाड़ी भी कहा जाएगा, नर्सरी, ये सारी क्लासें वहाँ से आपको पढ़ना है 3 वर्ष तक के बच्चों को। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट फाउंडेशन स्टेज 12वां क्वेश्चन हमारा। 5 वर्ष जो है मैं कौन सी कक्षा शामिल है? तो इसमें शामिल है 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक कक्षा प्लस कक्षा 1 व 2, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। 5+3+3+4 ढांचे में प्रिपरेटरी स्टेज जो है जिसको 8 से 11 वर्ष में कौन सी अवस्था कक्षा शामिल है? जो कि 8 से 11 वर्ष के 8 वर्ष का बच्चा होगा, मतलब 8 से 11 वर्ष का इसकी रेंज है। तो जो इसको कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें कौन सी क्लास का बच्चा होगा? तो इसमें जो बच्चे होंगे वो कक्षा 3, 4, 5 के होंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। प्रिपरेटरी स्टेज जो है प्रिपरेटरी स्टेज में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं? तो ये जो होंगे ये होंगे 8 से 11 साल के, जैसे कि अपन ने पहले भी कहा था अभी। जैसे कि अपन ने भी पहले भी कहा था कि 8 से 11 साल के बच्चे जो है प्रिपरेटरी स्टेज में आएंगे।
फंडामेंटल स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे आएंगे, और मिडिल स्टेज में 11 से 14 साल के बच्चे आएंगे, और सेकंड स्टेज में 14 से 18 साल के बच्चे आएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है 5+3+3+4 जो है ढांचे में मिडिल स्टेज, जो कि अभी मैंने कहा मिडिल स्टेज जो है 11 से 14 साल के बच्चे हैं। मैं कौन सी कक्षा शामिल है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। मिडिल स्टेज में 11 से 14 साल के बच्चे आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये में कौन सी कक्षा शामिल होगी, तो इसमें कक्षा आएंगी वो आएंगी 6, 7, 8, 3, 4, 5 तो आ जाएगी प्रिपरेटरी स्टेज में। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अपन आगे बात करेंगे 9, 10, 11 और 11, 12 10, 11, 12 कौन सी कक्षा में आएंगे ये। उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मिडिल स्टेज किस आयु वर्ग के लिए है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया ये 11 से 14 लिखा हुआ भी आपके स्क्रीन के सामने। मिडिल स्टेज 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कंठस्थ से याद कर लेने हैं। आपने भले NEP 2020 अच्छे से पढ़ी है नहीं पढ़ी है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मुंह पे होने चाहिए। मिडिल स्टेज 11 से 14, प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 14, फंडामेंटल स्टेज 3 से 8, सेकेंडरी स्टेज 11 से 14। इस प्रकार से आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि भाई NEP 2020 के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। तो पहला भाग कौन सा है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फिर अदर की जो एरिया पे जो फोकस किया गया है, उसके बाद मेकिंग इट हैपन। ठीक है दोस्तों, मतलब आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 5+3+3+4 ढांचे में सेकेंडरी स्टेज कौन सी कक्षा के बच्चे शामिल हैं। तो इसमें जो है सेकेंडरी स्टेज में वो 90, 10, 11, 12 सेकेंडरी स्टेज में आएंगे, जो आएंगे 9, 10, 11, 12 के बच्चे आएंगे, जो 14 से 18 साल के बच्चे होंगे। ठीक है दोस्तों, और सेकेंडरी स्टेज कौन सी आयु के बच्चे के लिए है, तो ये 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि देखो जो है फंडामेंटल स्टेज होगी वो होगी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, प्रिपरेटरी स्टेज हो गई 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, मिडिल स्टेज हो गई 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, सेकेंडरी स्टेज हो गई 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ आप इसको अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आपको वीडियो को एंड तक बने रहना, क्योंकि देखो मैं कितना आप एक चीज़ आपको बिल्कुल मुंह पे याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि भाई कैसे आपको मुंह पे याद करनी है इस चीज़ को। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बुनियादी साक्षरता और संख्यागण, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी 2020 के किस हिस्से में शामिल है। तो इसके जो पहला ऑप्शन है अध्याय 1, इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सेकंड है अध्याय 2, फिर थर्ड है अध्याय 5, और चौथा अध्याय 8। तो ये न्यूमरेसी जो है ये अध्याय 2 में शामिल है। इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, देखो जैसे कि दोस्तों ये इस टॉपिक पे जो हमारी वीडियो आएगी ना, उस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा कि फंडामेंटल स्टेज में जैसे कि बात करें ये किस चीज़ पे फोकस करेगा। ये फोकस करेगा प्ले बेस्ड लर्निंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट और फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, जो क्या कौन करेगा, फंडामेंटल स्टेज। उसके बाद अपन बात करें प्रिपरेटरी स्टेज जो होगा, उसमें क्या किया जाएगा, लैंग्वेज को एम्फेसिस किया जाएगा, और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, और न्यूमरेसी स्किल जो क्लासरूम के थ्रू आपको बताई जाएगी, डिस्कवरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन जो मिडिल स्टेज पे जो फोकस रहेगा वो रहेगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ पे। उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज होगी उसमें बच्चा करेगा जो भी कॉन्सेप्ट है उसके डेप्थ में जाकर उनको कवरेज करेगा, और उनके बारे में फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट जो भी आपको चॉइस करना है, जैसे कि मैथ साइंस लेनी क्या लेना है, वो उसके बारे में वहाँ पे सेकेंडरी स्टेज में होता है। मेन जो फोकस है वो है प्ले बेस्ड लर्निंग हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, फंडामेंटल लिटरेसी, न्यूमरेसी, जैसे कि एक में पूछा था वो कौन से सेक्शन में आ रहा है, तो सेक्शन 2 में आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे, आपके बिल्कुल सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे दोस्तों आगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। FLN जिसको अपन कहते हैं, हमें बच्चों के लिए कौन सी 3 बातें आवश्यक बताई गई हैं। तो ये जो है इसमें बताया गया है बच्चों के लिए वो है लिखना, पढ़ना और गणित आना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है 2025। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्रारंभ करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो ये किया गया निपुण भारत। बच्चों के ये जो स्कीमें हैं जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में भी आता है ये निपुण भारत, ये भी अपन बात करेंगे आगे
कि भाई बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्रारंभ करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था, वो है निपुण भारत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। NEP 2020 किस प्रकार की शिक्षा की बात करता है जहाँ छात्र किसी भी विषय का चुनाव कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको अपन कह रहे हैं। ये कह रहा है बहुविषयक शिक्षा, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी सब्जेक्टल एजुकेशन, मल्टी सब्जेक्ट एजुकेशन, बहुत सारे विषय पे। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से बच्चा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, हर टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में फ्लेक्सिबल हो जाएगा, उस बारे में ये बात कर रहा है। उस पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारा है, NEP 2020 में किस प्रकार की समझ पर विशेष बल दिया गया है। तो ये जो हमारा इसका उत्तर है, संकलनात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल समझ जो होती है उसके बारे में बात जोड़ दिया गया है। दोस्तों आपको जो ये हमारे सामने क्वेश्चन की जो PDF आपको दिख रही है वो PDF आपको अवेलेबल, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। PDF जो भी कमेंट करेगा उसको टेलीग्राम का लिंक हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से जाके आप PDF हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 जो है, NEP 2020 किस प्रकार के विकास पर बल देते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक सभी शामिल हो। तो ये है होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास इसको कहा गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। NEP 2020 किस प्रकार के मूल्यांकन को आधार मानने का विरोध करती है। तो ये विरोध कर रही है योगात्मक मूल्यांकन को। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, NEP 2020 में मूल्यांकन को किस ओर से किस ओर ले जाने का सुझाव दिया गया, मतलब कहाँ से कहाँ ले जाना है। तो इसको ले जाना है योगात्मक से ले जाकर अपन को रचनात्मक क्रिएटिविटी के ऊपर ले जाके इसको बच्चों को वो करना है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 31वां, योगात्मक मूल्यांकन की आलोचना क्यों की गई। भाई योगात्मक मूल्यांकन क्यों इसको कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन जो है वो क्या कर रहा है, वो कोचिंग सिस्टम को बढ़ावा देता है। मतलब वो थोड़ा सा कोचिंग इस कल्चर जो है उसको प्रमोट करता है, ऐसा मानना है जो भी ये कमेटी के मेंबर थे उनका। तो इसका जो उत्तर है इसी प्रकार का उत्तर हो जाएगा, यह कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा देता है। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, सॉरी ये क्या हो गया, 32वां क्वेश्चन हमारा SCD। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 32वां, SCDG समूह का क्या अर्थ है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जो वर्ग है उसका ये उत्तर हो जाएगा हमारा। उसके बाद अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, SCDG समूह के अंतर्गत कौन से वर्ग शामिल है। तो इसके अंदर आते हैं SC ST OBC, आदिवासी लोग, आदिवासी वैसे भी ST में ही आ जाते हैं, दिव्यांग बच्चे, ट्रांसजेंडर भी आ गए, मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के वर्ग इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं SCDG समूह के लिए NEP 2020 में क्या प्रावधान शामिल है। तो NEP 2020 में SCDG को इतना वो क्यों दिया जा रहा है। तो ये जो है इसका काम दूरस्थ शिक्षा भी है, व्यावसायिक शिक्षा भी है, छात्रवृत्ति और हॉस्टल निर्माण भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं पहुँचाने में किसकी सहायता लेने का सुझाव दिया गया है। तो ये जो है सिविल सोसाइटी, पीयर ग्रुप, ये पीर नहीं है, पीयर ग्रुप है, पीयर। ठीक है दोस्तों, गांव के सरकारी समूह। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36, NEP 2020 बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में क्या सुझाव देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि NEP 2020 कह रही है कि जैसे कि अभी अपने राजस्थान बोर्ड ने भी कहा है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, जिसके किसी एक मतलब दोनों परीक्षा में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो अपने मार्कशीट काम में ले सकता है। जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे थे या जो इनको एक ही मौका मिल रहा था उनके लिए इनको कहा गया कि दो मौके मिले उनको, साल में 2 बार उनकी बोर्ड परीक्षा करवाई जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा करवाई जाए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, बोर्ड परीक्षाओं का दबाव घटाने के लिए किस प्रकार प्रणाली को लागू किया जा सकता है। तो इसका जो कहा गया है वो सेमेस्टर सिस्टम कहा गया है, और जिसमें सेंटर जैसे कि CBSE में हो रहे हैं वैसे सेमेस्टर करवाए जाएँ। उसके बाद अपन बात करते हैं
राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम क्या है जिसे स्थापित करने का सुझाव दिया गया है? परख। इसका नाम रखा गया है परख। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39, परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र क्यों स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो कारण है, भले वो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, के लिए एक जैसा मानक आकलन तैयार किया जाए, उसके लिए परख का स्थापित किया जा रहा है, परख का निर्माण वो किया जा रहा है, केंद्र निर्माण किया जा रहा है। तो इसका जो उत्तर है ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। केवल प्राइवेट स्कूलों का मूल्यांकन करने के लिए नहीं, सभी स्कूलों जिसमें सरकारी हो गए, प्राइवेट हो गए, एक जैसा आकलन मानक बनाने के लिए किया जा रहा था कि बच्चों में डिफरेंस नहीं रहे, सभी प्रकार को एक ही मानक से तोला जाए, एक ही आकलन किया जाए, सभी प्रकार का बराबर वो किया जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। विशेष प्रतिभावान बालकों के लिए NEP 2020 में किस कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है? तो इनका कहा गया है ओलंपियाड क्लब पूरक समर्थन कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं। NEP 2020 में किन मूल्यों को जीवन में वापस लाने की बात कही गई है? तो नैतिक निर्णय और सही गलत का ज्ञान बच्चों को कंपलसरी बिल्कुल होना ही चाहिए, इनमें बच्चों में आना ही चाहिए कि बच्चे सही गलत की पहचान कर सके, बच्चों में नैतिक गुण हो। उसके बाद अपन बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की। NEP 2020 में राजस्थान में NEP 2020 NEP के तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए कितनी बाल वाटिका स्थापित की जा रही हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 925 इसका उत्तर है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में बाल वाटिका कहाँ स्थापित की जा रही हैं? तो इसका उत्तर है, अभी तो सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में की जा रही है, जिनमें नर्सरी क्लास स्टार्ट भी हो गई हैं, एंड टीचर भी वहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44, NEP के प्रावधानों को लागू करने हेतु राजस्थान में कौन सी पहल की गई है? तो पहला ऑप्शन है 9 बैग डे लागू करना, बाल वाटिका स्थापित करना, और इसका तो थर्ड ऑप्शन है ग्रेडिंग सिस्टम लागू करना, और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट उत्तर है वो ये चारों हैं। 9 बैग डे भी लागू किया गया, बाल वाटिका भी स्थापित की जा रही है, ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू करने वाले हैं, सेमेस्टर उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस कक्षा तक प्रदान की गई है? तो वो है 12वीं तक बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और राजस्थान में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कौन सी योजना NEP के तहत शुरू की गई है, जिसका नाम है बाल गोपाल योजना। बच्चों का नाम दिया गया है बाल गोपाल योजना, जिसमें बच्चों को दूध पाउडर वगैरह, भोजन, मिड डे मील वगैरह का खाना वगैरह सब कुछ मिल रहा है उस बच्चों को, इसका नाम दिया गया बाल गोपाल योजना। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में NEP लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में असेसमेंट सेल की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर है हमारा ओंकार सिंह जी। आपको बिल्कुल मुंह पे याद होना चाहिए इसका उत्तर। इसका उत्तर है ओंकार सिंह लखावत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम किस योजना के तहत किए जा रहे हैं? तो शिक्षकों के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो है निष्ठा के तहत किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। ECCE का पूर्ण रूप क्या है? मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि बाल वाटिका बच्चों को पूर्व प्राइमरी एजुकेशन लेने के लिए एंट्री टीचर ECCE का भी प्रावधान किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। आपको अगर आपने ये कोर्स नहीं लेके रखा है तो अपने घर वाले को या अपने भाइयों को या बहनों को ज़रूर दिलाइए, क्योंकि करवाइए ये कोर्स, क्योंकि भविष्य में ECCE की भी बहुत अच्छी वैकेंसी निकलेगी। तो इसका जो ECCE का है फुल फॉर्म वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। और ECCE को लागू करने के में मुख्य रूप से कौन से मंत्रालय सहयोग करेंगे? तो वो होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला और बाल विकास शिक्षा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, 51वां प्रश्न, ECCE में प्रारंभिक रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाएगा? तो वो होंगे 0 से 3 और 3 से 8, लेकिन इसमें मेन जो होंगे वो 0 से 3 होंगे बच्चे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं ECCE में बच्चों को क्या सीखने पर जोर दिया जाएगा? तो ECCE में बच्चों को जो है गतिविधि आधारित कविता और खेल, बिल्कुल सही बात है, ये भी करवाया जाएगा। पंचतंत्र की कहानी बताई जाएगी या कोई और भी कहानी बताई जाएगी कार्टून की, जातक कथा बताई जाएंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अपन बात करते हैं सामान्यतः छात्र शिक्षक अनुपात कितने रखने का सुझाव दिया गया है? तो 30 पे 1।
ये जो सुझाव दिया गया है वो 30 पे 1 रखने का सुझाव दिया गया है। और उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, जिनको कहा गया है SCDG के लिए छात्र शीर्षक अनुपात कितना रखने का कहा गया है, तो उनके लिए कहा गया 25 पे 1। SCD पे जो बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है SCDG के लिए 25 पे 1 टीचर होना चाहिए, बाकी नॉर्मल 30 पे 1 होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं स्कूल शिक्षा में सकल नामांकन दर जनरल एनरोलमेंट रेट को 100% तक किस वर्ष तक प्राप्त करने की बात कही गई है, तो ये है 2030 तक। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। NEP 2020 के अनुसार शिक्षण का केंद्र क्या होगा, तो शिक्षण का केंद्र होगा शिक्षक। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अपन बात करते हैं शिक्षकों के लिए किस अवधि के बीएड कार्यक्रम को वैलिड या मानक बताया गया है, मतलब कहाँ तक के अवधि की बीएड को मानक बताया गया है। तो इसमें जो है NEP जो कह रही है वो कह रही है कि भाई अब जो भविष्य में बीएड होगी वो 2 वर्षीय बीएड बिल्कुल बंद कर दी जाएगी, 3 वर्षीय बीएड भी बंद कर दी जाएगी, 1 वर्षीय बीएड तो कब से बंद हो चुकी है। तो इसमें जो है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों। और अभी भी बीएड जो चल रही है, जैसे कि 2 वर्षीय बीएड अभी भी चल रही है, तो एक वो भी ऑप्शन है। इसके अलावा 3 वर्षीय बिल्कुल नहीं, केवल 2 वर्षीय भी नहीं, 1 वर्षीय तो खत्म से खत्म हो गया है। ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप बिल्कुल कीजिए। आपको अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। आपने अगर यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, आपको बहुत ही रोमांचक और अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल मिल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कौन सा चरण अनिवार्य होगा। 58वां क्वेश्चन जो है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कौन सा चरण अनिवार्य होगा, तो इसका जो ऑप्शन है पहला TET पास करना। बिल्कुल सही बात है, जिसको अपन अभी कह रहे हैं पात्रता परीक्षा, टीचर एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको TET कह रहे थे। पहले भी चलता था, ये अभी रीड कर दिया है। उसके बाद साक्षात्कार, बिल्कुल सही बात है। NEP 2020 के लिए भी साक्षात्कार भी होना चाहिए। कक्षा में प्रदर्शन और स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। CMP का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग शिक्षक पदोन्नति के लिए किया जाएगा, तो भाई CMP क्या है जिसका उपयोग शिक्षक प्रमोशन के लिए करेगा, तो इसका जो CMP का फुल फॉर्म है वो है करियर मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें CD का पूर्ण रूप क्या है जिसके तहत शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो ये है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका उत्तर है सतत व्यावसायिक विकास। इसका जो हिंदी अर्थ है वो है सतत व्यावसायिक विकास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। शिक्षक के सतत व्यावसायिक विकास, जिसको CPD कहा गया है, ये CD नहीं होगा, CPD है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तहत प्रत्येक शिक्षक को साल में कितने घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, तो इसका उत्तर है 50 घंटे। बिल्कुल आपको मौके होना चाहिए भाई, CPD के अंतर्गत टीचर को कितने घंटे ट्रेनिंग लेनी है साल में, तो वो है 50 घंटे। बिल्कुल ट्रेनिंग आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के लिए किसके लिए अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है, तो वो बिल्कुल सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए कहा गया है, केवल सरकारी शिक्षक नहीं, जो प्राइवेट में पढ़ाएगा वो भी होगा। तो सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के शिक्षकों के लिए कहा गया है भाई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा, समावेशी और जेंडर समावेशी निधि को NEP 2020 के स्कूल शिक्षा विभाग के किस अध्याय में इस प्रकार की बात कही गई है, तो ये है 6ठा अध्याय। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं स्कूल परिसर, 64वां क्वेश्चन। स्कूल परिसर, स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्कूलों में अराजकता समाप्त करना और संसाधनों को साझा करना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 जो हमारा है, NEP 2020 के तहत स्कूल परिसर की मुख्य स्कूल कौन सी होगी, तो स्कूल परिसर की मुख्य स्कूल होगी वो सीनियर माध्यमिक स्कूल होगी, मेन स्कूल इसको माना जाएगा। बाकी जो प्राथमिक स्कूल होगी, माध्यमिक स्कूल होगी, UPS स्कूलें होंगी, वह सब इसके सीनियर माध्यमिक स्कूल के अंडर में रहेगी। ठीक है दोस्तों। इसको अभी हम कहते हैं PO स्कूल।
उसके बाद अपन बात कर रहे हैं 66वां क्वेश्चन, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव किस लिए दिया गया है। तो ये जो सुझाव दिया गया वो है सभी स्कूल है जो कि सरकारी और निजी है, इनके बीच संतुलन स्थापित किया जाए, इनको बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए, संतुलन आए इनके बीच में, तो इसके लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर अकादमिक मानक पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो वो होगी NCERT। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेंट्रल स्तर पे NCERT की होगी, और राज्य स्तर पे अपने स्टेट राजस्थान की बात करें तो उसकी होगी SCERT, जिसका पहले नाम था जिसको SIERT भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों इसके ही नाम हैं, SCERT और SIERT, जिसका केंद्र उदयपुर में है, जिसका रीजनल मतलब राज्य स्तरीय केंद्र जो है वो उदयपुर में है, सहेलियों के बड़े के सामने बिल्कुल। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार का अकादमिक मानक पाठ्यक्रम कौन लाएगा, तो वो लाएगा RCERT, मैंने भी वो कहा था, SCERT या SIERT या RSCERT, ये उदयपुर में ही है, ये एक ही ऑफिस है, इसका 3 प्रकार से इसका नाम आता है अलग अलग जगह। SIERT भी आता है, SCERT भी आता है और RSCERT भी आता है, तीनों एक ही बात है, ये उदयपुर में है, सहेलियों की बाड़ी के सामने है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, बाल भवन की स्थापना का प्रावधान किस स्तर पर किया गया है, तो वो है जिला स्तर पर बाल भवन की स्थापना की जाए। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, बाल भवन में बच्चे कितनी बार जाएंगे, तो वो जाएंगे वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार बच्चे बाल भवन में जाएंगे। और NEP 2020 के अनुसार 1 से 5वीं तक की कक्षा की शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, केवल हिंदी भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या विदेशी भाषा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्थानीय भाषा, मातृभाषा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, त्रिभाषा सूत्र को किस रूप में लागू करने का सुझाव है, तो ये जो है एक लक्ष्य के रूप में लागू करना, एक ही टारगेट हो जाना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद 73 क्वेश्चन, NEP 2020 में किस प्रकार के प्रोग्रेस पत्र रिपोर्ट कार्ड का सुझाव दिया गया है, तो वो है 360 डिग्री प्रोग्रेस पत्र। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखेंगे अगले क्वेश्चनों में कि भाई 360 डिग्री में क्या क्या शामिल है। तो इसमें है 360 डिग्री, जैसे कि अपने क्वेश्चन अगला आ गया, 360 डिग्री आकलन में कौन से क्राइटेरिया शामिल है, तो इसमें संज्ञानात्मक भी है, भावनात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, सभी प्रकार के उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करेंगे कौन से इसके आकलन शामिल हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 75वां 360 डिग्री आकलन में कौन से आकलन शामिल होंगे, तो वो होंगे आत्मा आकलन, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और शिक्षक आकलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, NEP 2020 के पंच स्तंभ पिलर्स में कौन सा शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है एक्सिस पहुंच, प्री एक्सिस बच्चों को मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्वालिटी गुणवत्ता, बिल्कुल सही बात है, ये भी मिलना चाहिए। भागीदारी इक्विटी बिल्कुल मिलनी चाहिए। मेरिट योग्यता, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो शामिल है वो है टोटल जो है एक्सिस, क्वालिटी, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो शामिल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, NEP 2020 के पंच स्तंभों में अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है, तो वो है शिक्षा प्रणाली के मजबूत होने के संदर्भ में। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, प्राचीन भारत में पूरे विश्व को किस विषय का ज्ञान देने वाला देश माना गया है, तो वो है दर्शन शास्त्र का दिया, विज्ञान और भूगोल का दिया, खगोल का दिया है, जीरो का भी भारत ने ज्ञान दिया है दुनिया को, जिसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्राचीन काल में किस शिक्षा केंद्र में 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, तो वो है नालंदा। इसका उत्तर है बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, 64 कलाओं की शिक्षा नालंदा में दी जाती थी। उसके बाद अपन बात करते हैं NEP 2020 किस प्रकार की सोच विकसित करने पर बल देती है, तो ये जो है NEP 2020 वो है रचनात्मक सोच भी बच्चे में होनी चाहिए, ज्ञान का निर्माण बच्चों में होना चाहिए, समस्या समाधान और खोज भी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81,
NEP 2020 के तहत स्कूल परिसर की अवधारणा का उद्देश्य क्या है ताकि बच्चों को नुकसान न हो। तो इसमें जो है शिक्षकों की कमी को पूरा करना बिल्कुल सही बात है, ये होना ही चाहिए। संसाधनों को साझा करना बिल्कुल होना चाहिए। कला और संगीत शिक्षकों की अनुपलब्धता सुनिश्चित करना बिल्कुल होना चाहिए। भाई आर्ट और म्यूजिक टीचर भी होने चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद 82वें क्वेश्चन की बात करें, 5+3+3+4 ढांचे में फाउंडेशन स्टेज की शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है। ये पहले भी आ चुका था दोस्तों, अभी फिर से आया है कि फाउंडेशन स्टेज जो है वो किस वर्ग के लिए है। तो फाउंडेशन स्टेज थी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, 8 से 11 साल के लिए थी प्रिपरेटरी, और 11 से 14 के लिए थी मिडिल स्टेज, और 14 से 18 के लिए सेकेंडरी स्टेज। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। शिक्षकों के लिए कौन सी गतिविधियाँ NEP 2020 के तहत गैर शैक्षणिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगी। तो ये थोड़ा सस्पेंसिबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सस्पेक्टेड है, क्योंकि मतदान ड्यूटी गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ जरूर है, मिड डे मील वितरण ये भी गैर शैक्षणिक गतिविधि जरूर होती है, केवल प्रशासनिक कार्य करना ये गैर शैक्षणिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन जनगणना कार्य जो है वो गैर शैक्षणिक गतिविधि नहीं माना जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका उत्तर डी होना चाहिए। फिर भी डाउटफुल है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मतदान ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य तो है, लेकिन निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, राज्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय स्तरीय कार्य होता है, जनगणना कार्य भी राष्ट्रीय स्तरीय होता है। तो ये गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ होंगी, लेकिन NEP 2020 क्या कह रहा है इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। जहाँ तक इसका लग रहा है इसका उत्तर डी होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको आप बिल्कुल स्टार मार के छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। जेंडर इक्वलिटी में राजस्थान के लिए कौन से मंच स्थापित किए जा रहे हैं। तो वो हैं बहुत पहले से चले आ रहे हैं गार्गी मंच और मीनू मंच। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। स्कूल शिक्षा के अंतर्गत NEP 2020 का कौन सा अध्याय किससे संबंधित है। स्कूल शिक्षा के अंतर्गत NEP 2020 का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। तो वो है स्कूल शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम और भाषा फार्मूला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की। NEP 2020 के अनुसार शास्त्रीय भाषाओं जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम का अध्ययन किस रूप में किया जा सकता है। वो है वैकल्पिक भाषा, ऑप्शनल लैंग्वेज। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। NEP 2020 के किस विषय वस्तु को सीखने के लिए अनुमोदित नहीं करती है। तो इसका उत्तर है गैर संदर्भित विषय वस्तु। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें। यदि कोई छात्र बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो उसे क्या अवसर दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा, उसे दूसरा मौका दिया जाएगा। यही तो अभी पहले कहा गया था कि भाई परीक्षा जो है वो साल में 2 बार करवाई जाएगी, बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार करवाई जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। NEP 2020 के तहत किस राज्य में शिक्षा निदेशालय का कार्य क्या होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है निदेशालय, उसका क्या कार्य होगा। नीतियों का संचालन और क्रियान्वयन करना, ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। NEP 2020 में किस मूल्यांकन पद्धति को धीरे धीरे हटाने की बात कही गई है। तो वो बिल्कुल अभी आपने पहले भी क्वेश्चन रिपीट होता हुआ देखा होगा, योगात्मक आकलन को। ठीक है दोस्तों, शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण किस नीति के तहत शुरू किया जाएगा। वो होगा NEP 2020 की नीति के अकॉर्डिंग, जिसमें ट्रांसफ़र का शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो होगा वो बिल्कुल ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन किसी भी प्रकार का शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। आवेदन भी ऑनलाइन किया जाएगा और ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। शिक्षकों को किन गतिविधियों में नहीं लगाया जाएगा, यह प्रावधान राज्यसभा में भी किया गया है। तो ये है गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बात की थी, गैर शैक्षणिक गतिविधि में बिल्कुल टीचर को नहीं लगाया जाए, लेकिन गैर शैक्षणिक गतिविधि में शामिल क्या क्या होगा ये थोड़ा सा डाउटफुल रहा है। तो इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे जब इसका लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे अपन। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको जैसे ही लॉन्ग वीडियो मिले आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाए। और उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। NEP 2020 में उच्च शिक्षा का उल्लेख किस भाषा में किया गया है। तो किस भाग में किया गया है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा भाग 2, हायर एजुकेशन। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। NEP 2020 में किस पर बल दिया गया है कि सही को सही कहने का ज्ञान बच्चों को भरवाना है। तो इसका पहला ऑप्शन है भौतिक मूल्यों पर, दूसरा ऑप्शन है
दूसरा ऑप्शन है नैतिक मूल्यों पर, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी मूल्य पर, और ज्ञान पर, और चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा पर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसका उत्तर है नैतिक मूल्य। पहले ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं NEP 2020 की शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजों द्वारा लाए गए सिस्टम के रूप में देखती है। तो ये जो है वो देखती है कि भाई वो सिस्टम जो था अंग्रेजों द्वारा लाया गया, मैकाले द्वारा लाया गया था, वो केवल तोते बनाना है, उसको रद्द करवाता है। इस प्रकार से NEP 2020 देखती है उस सिस्टम को। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। शिक्षकों के लिए CMP और CD कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है CMP और CD कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यावसायिक विकास और मेरिट आधारित प्रमोशन, ऑप्शन सी। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। 360 डिग्री प्रोग्रेस पत्र किसे दिखाया जाएगा? छात्र के माता पिता या अभिभावकों को? ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 NEP 2001। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि 360 डिग्री प्रोसेस पत्र जो है वो बच्चों के साथ माता पिता और अभिभावकों को भी दिखाया जाएगा। ये छात्र के माता पिता नहीं, छात्र के साथ उसके भी अभिभावक होंगे, केवल छात्र को नहीं, उसके माता पिता उसके अभिभावक जो भी हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। NEP 2020 में स्किल्स बुनियादी क्षमताएं पर जोर क्यों दिया गया है? ताकि वे खुद की समस्या का समाधान खुद कर सकें। भाई उनके अंदर बुनियादी क्षमताएं होंगी तो वो खुद की समस्या का समाधान खुद कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है NEP 2020 के अनुसार विदेशी भाषा का अध्ययन किस रूप में किया जा सकता है? वैकल्पिक भाषा के रूप में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सूचना संप्रेषण ICT के में कौन से कार्यक्रम NEP के तहत शुरू किए गए हैं? तो पहला है स्माइल, फिर ज्ञान दर्शन, फिर शिक्षावाणी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा 100वें प्रश्न का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे NEP 2020 के 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो आएगा हमारा शैक्षिक परिदृश्य के, और क्या कहते हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम अच्छे 100 MCQ लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।